मेरा नाम रीना है। मेरी उम्र अभी 22 है। आंखों में ढेर सारे सपने लेकर मैं इस कोलकाता शहर में आई थी। बचपन से ही मेरा ड्राइंग का हाथ बहुत अच्छा था। पुरानी कॉपी के पन्ने हो या घर की मिट्टी की दीवार, सब मेरी आड़ी तिरछी रेखाओं से भरे रहते थे। बड़े होने के साथ यही शौक मेरा सपना बन गया, मैं एक फैशन डिजाइनर बनूंगी। हमारे गांव से कोलकाता बहुत दूर था, सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी। पिता एक मामूली किसान थे, माँ घर संभालती थीं। उनके लिए बेटी का ये सपना आसमान छूने जैसा था। लेकिन मेरी जिद के आगे हार मानकर पिता ने अपना आखिरी सहारा देकर मुझे कोलकाता भेजा था, एक अच्छे डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए। कोलकाता आकर मैं एक लेडीज पी.जी. पेइंग गेस्ट हाउस में रुकी। छोटे छोटे कमरे, कई लड़कियां एक साथ रहती थीं। सबकी आंखों में सपने थे, सबकी जिंदगी में संघर्ष था। यहाँ के माहौल से तालमेल बिठाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। मेरा सपना ही मेरा एकमात्र साथी था। मैं दिन रात एक करके पढ़ाई और डिजाइन पर काम करती थी। मेरे कॉलेज के प्रोफेसरों को मेरा काम बहुत पसंद आता था। सब कहते थे, मुझमें प्रतिभा है। ये तारीफें मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाती थीं। इस पी.जी. के मालिक मिस्टर बसु थे। उनकी उम्र 50 से ऊपर थी, एक संभ्रांत व्यक्तित्व। सिर पर हल्के बाल नहीं थे, हल्का टका, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा था। वो बहुत नपा तुला और शांत स्वर में बात करते थे। उनकी अपनी एक कपड़े की फैक्ट्री थी। वह बीच बीच में पी.जी. आते थे, ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। शुरू में मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अन्य लड़कियों की तरह मुझसे भी बात करते थे, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते थे। मेरे भोले भाले गांव के मन ने उनमें एक अभिभावक की छवि पाई। जब भी वह आते, मैं दौड़कर उन्हें अपने नए डिजाइन दिखाती थी। वह बहुत दिलचस्पी से देखते और मेरी तारीफ करते। वह कहते थे, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है रीना, लगे रहो, तुम बहुत बड़ी बनोगी। उनकी ये बातें मुझे आशीर्वाद जैसी लगती थीं। माता पिता दूर थे, इस अनजान शहर में उनके जैसे एक गुणी व्यक्ति का प्रोत्साहन मुझे हिम्मत देता था। मैंने उन्हें बसु काका, बसु अंकल कहकर बुलाना शुरू कर दिया। वह भी हंसकर मेरे इस बुलावे का जवाब देते थे। शुरुआती कुछ महीने सब कुछ सपने जैसा चल रहा था। पढ़ाई में मेरे बहुत अच्छे नतीजे आ रहे थे, लेकिन अचानक ही हमारे गांव के घर पर एक बड़ी विपत्ति आ गई। बाढ़ के पानी से हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। पिता ने जो थोड़ी बहुत पूंजी जमा की थी, वह भी खत्म हो गई। अब उनके लिए मेरी पढ़ाई का खर्च उठाना संभव नहीं था। एक रात पिता का फोन आया। रोते हुए गले से उन्होंने कहा, बेटी रीना, तुम वापस आ जाओ। अब हमारे पास तुम्हें पढ़ाने की हिम्मत नहीं है। फोन रखकर मैं उस रात पूरी रात रोती रही। मेरी आंखों के सामने मेरे सपने चूर चूर हो रहे थे। कोलकाता में रहने का खर्च, कॉलेज की फीस, सब मिलाकर बहुत पैसे थे। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पी.जी. का किराया बाकी रहने लगा। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहा। कभी कभी सिर्फ पानी पीकर दिन गुजारे। मेरा हंसता खेलता चेहरा दिन ब दिन उदास होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन बसु अंकल पी.जी. आए। मेरा सूखा चेहरा देखकर उन्होंने कारण पूछा। मैं खुद को संभाल नहीं पाई, उनके सामने ही रो पड़ी। सब बात खोलकर बताए। उन्होंने सब सुना और मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, छह पगली लड़की, इसके लिए इतना चिंता करते हैं। मैं हूं न, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। तुम जैसी प्रतिभाशाली लड़की को मैं खोने नहीं दूंगा। उनकी बातों से मुझे जैसे जीने की नई ऊर्जा मिली। उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरी फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करो। दिन में कॉलेज जाओगी और शाम को आकर फैक्ट्री में डिजाइन का काम देखोगी। इससे तुम्हारा काम भी सीखा जाएगा और महीने के अंत में कुछ पैसे भी मिलेंगे। उस पैसे से तुम्हारा सारा खर्च चल जाएगा। मुझे जैसे चांद मिल गया। एक बाहरी व्यक्ति मेरे लिए इतना सोच रहा है, ये देखकर मेरा मन भर गया।
मैं उनके पैर छूकर प्रणाम करने गई। उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। क्या पिता अपनी बेटी का प्रणाम लेता है? उस दिन उनके प्रति श्रद्धा से मेरा सिर झुक गया था। अगले दिन से ही मैंने उनकी फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। विशाल फैक्ट्री, सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। कपड़ों की गंध, मशीनों की आवाज, सब मिलाकर एक नई दुनिया थी। बसु अंकल ने मुझे सबसे अलग अपने ऑफिस के बगल में एक छोटा सा कांच का केबिन बनवा दिया। उन्होंने कहा, तुम यहाँ बैठकर शांति से अपना काम करोगी। तुम्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं मन लगाकर काम करने लगी। कॉलेज के बाद सीधे फैक्ट्री आ जाती थी। नए नए डिज़ाइन बनाती थी। बसु अंकल मेरे सभी डिज़ाइन गौर से देखते थे और कीमती सलाह देते थे। उनकी अनुभवी आंखों को कपड़े की गुणवत्ता, सिलाई की कमी, रंगों का मिश्रण सब कुछ पकड़ में आ जाता था। मैं उनसे व्यावहारिक रूप से बहुत कुछ सीखने लगी, जो शायद कॉलेज की किताबें पढ़कर कभी नहीं सीख पाती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने एक अजीब बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। बसु अंकल के व्यवहार में कुछ ऐसा नजर आने लगा जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिना वजह मेरे केबिन में आते थे। काम की बातों के बीच मेरी निजी जिंदगी के बारे में कई सवाल करते थे। मेरे गांव में कौन कौन है, मेरा कोई दोस्त है या नहीं, ये सब। शुरू में मैंने इसे उनकी सरल जिज्ञासा समझकर जवाब दिया। धीरे धीरे उनकी निगाहें भी जैसे बदलने लगीं। वो मेरी तरफ ऐसे देखते थे जो किसी अभिभावक की दृष्टि जैसा नहीं था। उस दृष्टि में एक अजीब सी भूख थी। मैं साड़ी या सलवार कमीज पहनती तो वह कहते थे, रीना, तुम इस पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हो। तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी तारीफ का तरीका मुझे असहज महसूस कराता था। एक दिन मैं एक डिज़ाइन लेकर उनके ऑफिस गई। वो डिज़ाइन देखते समय अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। मैं चौंककर हाथ हटा लिया। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे गलती से हाथ लग गया हो। लेकिन मेरे शरीर में जैसे घिन सी होने लगी थी। इसके बाद से यह गलती से छूने की घटना बढ़ने लगी। फाइल देते लेते समय, कंप्यूटर पर कुछ दिखाते समय वो मेरे बहुत करीब आ जाते थे। उनके शरीर के परफ्यूम की तेज गंध मेरी नाक में आती थी। मैं दूर हटने की कोशिश करती तो वह हंसते थे, कहते थे, अरे, डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे अंकल जैसा हूँ। लेकिन उनकी आंखों की भाषा कुछ और कहती थी। बीच बीच में वह मेरे लिए छोटे मोटे उपहार लाते थे, एक महंगा परफ्यूम, एक सुंदर स्कार्फ। अगर मैं लेने से मना करती तो जोर देते थे, कहते थे, यह उपहार नहीं है, मेरी बेटी के लिए प्यार है। मैं डर, संकोच और कृतज्ञता के दबाव में आकर उन उपहारों को लेने के लिए मजबूर हो जाती थी। फैक्ट्री के अन्य मजदूर, खासकर महिलाएं, ये सब गौर कर रही थीं। उनकी आंखों में मैं एक तरह की दया और उपहास का मिश्रण देखती थी। उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों तक आती थी। एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब माला दी कहते थे, एक दिन मुझे अकेले पाकर बोली, बहन, थोड़ी सावधानी बरतना। मालिक की नज़र ठीक नहीं है। उस दिन मुझे माला दी की बात पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे लगा कि मैं बॉस की पसंदीदा कर्मचारी हूँ, इसलिए वे सब मुझसे जलन कर रहे हैं। मैंने माला दी को काफ़ी सख्त बातें सुना दी। मैंने कहा, वो मेरे पिता जैसे हैं। आप लोग कृपया उनके बारे में गंदी बातें न करें। माला दी ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली। लेकिन मेरे मन के अंदर एक कांटा चुभता रहा। मैं शायद बसु अंकल का असली रूप समझ रही थी, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उन पर पूरी तरह निर्भर थी। मेरी पढ़ाई, मेरा रहना खाना, मेरा सपना, सब कुछ उनकी दया पर टिका था। अगर मैं विरोध करती तो शायद वो मुझे काम से निकाल देंगे। तब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? इस डर ने मुझे चुप करा दिया था। दिन ब दिन बसु अंकल की हिम्मत बढ़ती गई। अब वो कोई पर्दा नहीं रखते थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, रीना, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो,
लेकिन सिर्फ प्रतिभा से इस लाइन में टिके नहीं रहा जा सकता। एक शक्तिशाली गॉडफादर चाहिए। मैं तुम्हारा वो गॉडफादर बनना चाहता हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे कान के पास मुंह लाकर कहा, कुछ खास नहीं। बस मुझे थोड़ा खुश रखना होगा। खुश रखना शब्द का मतलब समझने में मुझे एक पल भी नहीं लगा। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। घृणा, शर्म और अपमान से मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। मैंने उनका हाथ झटके से हटा दिया और ऑफिस से बाहर निकल आई। उस रात मैं पी.जी. के कमरे में बैठकर बहुत सोची थी। मुझे लग रहा था कि सब कुछ छोड़कर गांव वापस चली जाऊं। इस गंदी दुनिया से मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू ज्यादा पवित्र है। लेकिन अगले ही पल मेरे माता पिता का चेहरा आंखों के सामने आ गया। उन्हें मुझ पर कितनी उम्मीदें थीं। अगर मैं हारकर वापस चली गई तो वे मुंह कैसे दिखाएंगे? और मेरे अपने सपनों का क्या होगा? अगले दिन से मैंने बसु अंकल को टालना शुरू कर दिया। बहुत ज़रूरत न हो तो उनके ऑफिस नहीं जाती थी। फ़ोन करने पर उठाती नहीं थी। उन्होंने मेरे इस बदलाव को नोटिस किया और उसका नतीजा भी मुझे हाथों हाथ मिला। उन्होंने मेरे डिज़ाइन में बिना वजह कमी निकालना शुरू कर दिया। छोटी सी बात पर सबके सामने मुझे अपमानित करने लगे। मेरी महीने की तनख्वाह तक रोक दी। पी.जी. के किराए के लिए मैनेजर मुझे बार बार तकादा देने लगा। मैं समझ गई थी कि वो मुझे कोने में धकेलना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मैं मजबूर होकर उनके आगे आत्मसमर्पण कर दूं। एक शाम फैक्ट्री लगभग छुट्टी होने वाली थी। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा, एक बहुत ज़रूरी डिज़ाइन के बारे में बात करनी है। मैं डरते डरते उनके ऑफिस गई। देखा, ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मेरा दिल धड़क उठा। वह मेरी तरफ बढ़े और बोले, रीना, तुम मुझसे बच क्यों रही हो? तुम ये क्यों नहीं समझ रही कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ? मैंने कहा, सर, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी पिता की तरह सम्मान करती हूँ। वह जोर से हंसे। उन्होंने कहा, पिता, मैं तुम्हारा पिता बनने किस दुख में जाऊंगा? मैं तुम्हें एक औरत के रूप में चाहता हूँ, रीना। मैं तुम्हारे इस सुंदर शरीर का आनंद लेना चाहता हूँ। ये कहकर उन्होंने मुझे जकड़कर पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें धक्का देकर हटा दिया। वो संतुलन खोकर टेबल पर जा गिरे। उस मौके का फायदा उठाकर मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलकर ऑफिस से बाहर निकल आई। मैं उस दिन पागलों की तरह दौड़ी थी। फैक्ट्री का कॉरिडोर, शहर की सड़क, कुछ भी मेरी आंखों को नजर नहीं आ रहा था। बस लग रहा था कि एक गंदा जानवर मेरा पीछा कर रहा है। पी.जी. पहुंचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात मुझे डर और दहशत के मारे नींद नहीं आई। मुझे लग रहा था कि मैं एक अंधी गली में फंस गई हूँ, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने फैसला किया कि कल सुबह ही मैं कोलकाता छोड़कर चली जाऊंगी। सपना पूरा हो या न हो, अपना सम्मान पहले है। अगले दिन सुबह जब मैं बैग पैक कर रही थी, तभी पी.जी. के मैनेजर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बसु साहब ने मुझे अभी फैक्ट्री में मिलने को कहा है। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मैनेजर ने बताया कि अगर मैं नहीं गई तो वह पुलिस को खबर देंगे, चोरी का इल्जाम लगाकर। मैं समझ गई कि उस आदमी ने मुझे जाल में फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। मेरे पास और कुछ करने को नहीं था। कांपते कदमों से मैं फैक्ट्री गई। मुझे लग रहा था कि मैं जैसे कसाईखाने की ओर चल रही हूँ। बसु अंकल के ऑफिस में घुसते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, क्या सोचा था? भाग जाओगी? इतना आसान नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन पर जो मैंने देखा, उससे मेरा खून जम गया। पिछली शाम जब मैं उनके ऑफिस में घुसी थी और जब उन्होंने दरवाज़ा बंद किया था, वहां तक का सीसीटीवी फुटेज था। उन्होंने कहा, इस फुटेज को मैं थोड़ा एडिट कर दूंगा। इसे ऐसा बनाऊंगा जिससे सबको लगे कि तुम खुद मेरे कमरे में आई थी, मुझे बहकाने के लिए।
फिर ये वीडियो मैं इंटरनेट पर फैला दूंगा। तुम्हारे कॉलेज के दोस्तों को भेजूंगा, तुम्हारे गांव के घर भेजूंगा। सोचो तब तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे माता पिता शर्म के मारे मुंह नहीं दिखा पाएंगे, शायद आत्महत्या कर लें, और तुम कभी सिर उठाकर समाज में खड़ी नहीं हो पाओगी। मेरी दुनिया जैसे डोल गई। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो आदमी कितना गिरा हुआ हो सकता है, यह मेरी कल्पना से बाहर था। मेरे पास और कहीं भागने का रास्ता नहीं था। सपना, सम्मान, माता पिता का चेहरा, सब कुछ झूल रहा था। उन्होंने मेरी बेबसी का फायदा उठाकर मेरी तरफ कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा, अभी भी समय है रीना, मेरी बात मानो, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। तुम्हारा अपना बुटीक होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, और अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा इंतजार सिर्फ अपमान और अंधकार कर रहा है। मैं पत्थर की तरह बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझमें और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। मैं हार गई थी। मैंने धीमी आवाज में बस इतना ही कह पाई, मैं राजी हूँ। वह दिन मेरी जिंदगी के काले अध्याय की शुरुआत थी। उन्होंने मुझे जी से हटवाकर शहर के एक अभिजात इलाके में एक फ्लैट किराए पर दिला दिया। मेरे कॉलेज का सारा खर्च, मेरा जेब खर्च सबका जिम्मा लिया। बदले में मेरे शरीर पर उनका अधिकार हो गया। शुरू में मेरा शरीर घृणा से कांप उठता था। जब वो मुझे छूते थे तो मुझे लगता था जैसे हजारों कांटे मेरे शरीर में चुभ रहे हों। हर रात मैं चुपचाप रोती थी, लेकिन दिन के उजाले में मुझे मुस्कुराना पड़ता था। उनके दिए महंगे कपड़े पहनने पड़ते थे, उनके साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पड़ता था। सब लोग मुझे उनकी रिश्तेदार के रूप में ही जानते थे। धीरे धीरे मैं जैसे इस जिंदगी से तालमेल बिठाने लगी। 22 साल की एक युवती में शरीर की भी अपनी ज़रूरतें होती हैं। दिनों दिन अकेले रहते रहते और उनकी संगति में रहते रहते मेरा अंदर का विरोध शायद कमज़ोर पड़ रहा था। कभी कभी उनका दिया गया ध्यान, महंगे उपहार मुझे अच्छे भी लगते थे। मैं खुद को समझाती थी कि जो कर रही हूँ अपने सपने के लिए कर रही हूँ। ये थोड़ा सा आत्मत्याग तो करना ही पड़ेगा। मैं उनके साथ करीबी बढ़ाने लगी। उनके शरीर की गंध अब मुझे असहनीय नहीं लगती थी। मैंने उन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। मैं चाहती थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी कर लें। वह भी मुझे वह सपना दिखाते थे। कहते थे, मेरी पत्नी बीमार है, उसे अभी नहीं छोड़ सकता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ही एक अलग दुनिया बनाऊंगा। मैंने उनकी बात पर यकीन किया था। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। मैंने बहुत अच्छे अंकों से पास किया। अब मैंने उन्हें अपना वादा पूरा करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अब तो मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मुझे मेरा बुटीक खोलकर दो और अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी करो। मेरी बात सुनकर वो उस दिन जोर से हंसे। वही हंसी जो मैंने उस दिन पहली बार उनके ऑफिस में सुनी थी। उन्होंने कहा, बुटीक, शादी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें मैंने पैसा देकर खरीदा है रीना। तुम मेरी रखी हुई लड़की हो। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। तुम्हें मैंने भोग करने के लिए रखा है, संसार बसाने के लिए नहीं। उनकी बातें मेरे कानों में गर्म शीशे की तरह चुभीं। मैं समझ गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने एक गंदे जाल में खुद को फंसा लिया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने सपना पूरा करने के लालच में अपने आत्मसम्मान को बेच दिया था। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़रूरत अब मेरी खत्म हो गई है। ये लो कुछ पैसे, ये फ्लैट कल तक खाली कर देना। मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, उसने मुझे एक पल में कचरे की तरह फेंक दिया। मैंने अपनी भूल समझ ली। मैंने समझा कि किसी गलत रास्ते पर चलकर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। वह रास्ता सिर्फ अंधी गली में ही ले जाता है। मैंने उनके दिए पैसे नहीं लिए। वह रात मैंने स्टेशन पर गुजारी थी। अगले दिन सुबह एक साधारण ट्रेन से मैं हमेशा के लिए कोलकाता छोड़कर चली आई।
कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी, कुछ नहीं जानती थी। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी के इस काले अध्याय की कहानी आपको सिर्फ एक कारण से बताई है। कभी भी किसी बुरे इंसान की मीठी बातों से न बहकें और सपनों के पीछे दौड़ने के लिए कभी भी अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान को न बेचें। जो गलती मैंने की है, आप वह न करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।